नैना रोते हुए वहां से चली गई और नैना की आंखों में आंसू देखकर नैना की सहेली प्रिया ने नैना से कहा, क्या हुआ नैना, तुम्हारी आंखों में आंसू? नैना ने बात बदलते हुए कहा, नहीं बस दीदी को देखकर थोड़ा अजीब लग रहा था और कुछ नहीं, मैं अभी आती हूँ। और ऐसा कहकर नैना अपने कमरे में चली गई और अपना चेहरा ठीक करने लगी। प्रियांश ने अपनी कॉफी भी वहीं छोड़ दी और फिर अपनी माँ के पास आकर बैठ गया। यशोधरा जी ने प्रियांश से कहा, तुम तो कॉफी लेने गए थे ना, क्या हुआ, लेकर नहीं आए? प्रियांश ने यशोधरा जी से कहा, मॉम ये सब कब खत्म होगा, हम घर कब जाएंगे? मुझे घर जाना है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, आप मुझे रोज यहाँ लेकर क्यों आ जाती हैं? यशोधरा जी ने प्रियांश से कहा, बस थोड़ी देर और फिर हम चलते हैं। नैना नीचे आ गई और मेहंदी का कार्यक्रम जोर शोर से चल रहा था। नाच गाना खाना पीना सब कुछ होने लगा था और देखते ही देखते प्रोग्राम खत्म भी हो गया। यशोधरा जी और प्रियांश वहाँ से चले गए। नैना ने एक बार भी प्रियांश की तरफ नहीं देखा और वो बस सब लोगों की आव भगत में लगी हुई थी। सभी लोग सारा सामान समेटने लगे थे और आंगन में सभी के सोने के लिए बिस्तर लगाया जा रहा था। सोने की तैयारी हो रही थी, लेकिन आज तारा की आंखों से नींद बिल्कुल गायब थी। नैना ने तारा से कहा, आप सो क्यों नहीं रही हैं दीदी, सो जाइए, कल आपकी शादी है, अगर सोएंगी नहीं तो चेहरे पर थकान दिखेगी। तारा ने नैना से कहा, पता नहीं आज नींद नहीं आ रही है। नैना ने तारा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं सुला दूं? और ऐसा कहकर नैना ने तारा के सर पर हाथ फिराना शुरू किया। धीरे धीरे तारा नींद के आगोश में चली गई। आज की सुबह सबके लिए बहुत खास थी। नैना अपनी दीदी की शादी के लिए उत्साहित थी। दूसरी तरफ राधिका जी भी जोर शोर से शादी के काम देख रही थी। आज होली का दिन था। राधिका जी के परिवार में होली वाले दिन रस्म थी कि होली वाले दिन उन लोगों को मंदिर में जाकर शिव जी का पूजन करना होता था और उसके बाद ही वो लोग होली खेल सकते हैं। राधिका जी ने नैना से कहा, घर में मेहमान है और मुझे होली की पूजा करने के लिए मंदिर जाना है, हमारे पूरे परिवार को साथ में चलना होगा। अब क्योंकि तारा को शादी का कलावा बंध चुका है, इसीलिए वो घर से बाहर नहीं निकलेगी, पर हम चारों को तो जाना ही होगा। तुम जल्दी से भाभी से कह दो पूजा की थाली तैयार कर देगी और तब तक हम लोग काम निपटाकर पूजा के लिए चलते हैं। जितनी जल्दी पूजा हो जाएगी उतना ही अच्छा है। मंदिर में आज अच्छी खासी भीड़ होगी। राधिका जी की बात सुनकर नैना अनीता के पास गई और राधिका जी की कही हुई सारी बातें उसने अनीता को कह दी। अनीता भी झटपट पूजा की थाली लगाने लगी। अनीता ने सारा सामान लगा दिया और तब तक राधिका जी, नैना और अनिल भी तैयार होकर आ गए थे। राधिका जी ने अपनी बहन से थोड़ी देर के लिए सबको संभालने के लिए कहा और वो लोग सब परिवार मंदिर पूजा करने के लिए चले गए। नैना ने पलटकर आंगन में देखा, तारा बालकनी में खड़े होकर उन सभी को जाते हुए देख रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। नैना ने मुस्कुराते हुए तारा से हाथ हिलाकर बाय कहा और बदले में तारा ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। तारा को देखकर नैना सोच में पड़ गई थी। अनिल ठाकुरवाला की गाड़ी ले आया था और खुद ही ड्राइव कर रहा था। अनीता और अनिल आगे बैठे हुए थे, नैना और राधिका जी पीछे। नैना को सोच में देखकर राधिका जी ने नैना से कहा, कुछ परेशान लग रही हो, कुछ सोच रही हो क्या? नैना ने राधिका जी से कहा, हाँ पता नहीं, दीदी को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो खुश नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी सोच में गुम है। पता नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ये शादी मजबूरी में कर रही है, वरना लड़कियां अपनी शादी पर बहुत खुश होती हैं। मानती हूँ दुख होता है, लेकिन हर समय उनकी आंखों में आंसू नहीं रहते। नैना की बात सुनकर राधिका जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा फिर तो ठीक है, मुझे ये मान लेना चाहिए कि तुम अपनी शादी में बिल्कुल भी दुखी नहीं होगी, क्यों है ना नैना? नैना ने चिढ़ते हुए अपनी माँ से कहा, क्या माँ अभी मेरी शादी की बात कहाँ से आ गई? मैं तो दीदी के बारे में कह रही हूँ। सच में माँ, मुझे दीदी बहुत परेशान लग रही थी और अभी जब वो हमें देख रही थी तो ऐसा लग रहा था मानो वो हमसे बहुत दूर जा रही हो। राधिका जी ने थोड़ा उदास होते हुए नैना से कहा, दूर तो वो जा ही रही है, भले ही 1 साल के लिए, पर दुबई तो जाना हो ही रहा है। दुखी होना तो जायज ही है। वैसे भी वो इस बात से चिंता में है कि अगर इस बीच उसकी नौकरी का लेटर आ गया तो फिर वो क्या करेगी। हालांकि राकेश ने कहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो खुद उसे लेकर वापस आ जाएगा, पर फिर भी यहाँ से जाने का तारा को दुख तो होगा ही ना। वो शायद इसी वजह से परेशान है और कुछ नहीं। तुम भी ज्यादा मत सोचो, तुम दुखी होगी तो वो और परेशान हो जाएगी। तुम खुश रहो, तुम्हारी दीदी की शादी है। और फिर बातें करते करते मंदिर आ चुका था और राधिका जी का परिवार पूजा के लिए मंदिर में चला गया था। बाहर बहुत लंबी लाइन थी, कम से कम 1 घंटा पूजा में लगना ही था। राधिका जी अपने परिवार के साथ लाइन में लग गई थी और अपनी बारी आने का इंतजार कर रही थी, पर नैना के दिल में बहुत हलचल थी। राधिका जी की बातें उसके दिल को सुकून नहीं पहुंचा पाई थी। इधर घर पर जैसे ही राधिका जी अपने परिवार के साथ मंदिर के लिए निकली, तारा तुरंत अपने कमरे में आई और एक बार फिर उसने कमरे की सिटकनी बंद कर ली। उसने जल्दी से अपनी अलमारी खोली और अपना बैकपैक बाहर निकाला, तकिए के नीचे से अपना फोन निकाला और चिट्ठी लिखने बैठ गई। उसकी आंखों में टप टप आंसू बह रहे थे। उसने चिट्ठी लिखनी शुरू की। तारा ने चिट्ठी लिखनी शुरू की। प्यारी माँ, भाई, भाभी और नैना, मैं जानती हूँ कि मैं आज बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही हूँ और ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरा ऐसा करने से आप सभी का बहुत बड़ा अपमान होगा। लेकिन माँ, मैं ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये मान और अपमान बस कुछ समय का होता है। कुछ दिनों बाद लोग सब कुछ भूल जाते हैं और अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। किसी को याद नहीं रहेगा कि मैंने ऐसा कुछ किया था। माँ, आप मुझसे नाराज होंगी ये मुझे पता है। भाई, आपका तो गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। आपको तो लगेगा कि तारा अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसका खून कर दूं, पर आप सभी की नाराजगी और गुस्सा मुझे मंजूर है। माँ, मुझे अपनी जिंदगी की कोई भी दिशा नजर नहीं आ रही है। मैं हर तरफ से मायूस हो चुकी हूँ।
मेरी जिंदगी में बस एक इंसान है जिसे देखकर मेरी जिंदगी रोशन हो जाती है और मैं उस इंसान पर बहुत भरोसा करती हूँ। वो इंसान मुझे बहुत चाहता है और मेरी हर बात को सबसे ऊपर रखता है। माँ, बस उसी वजह से मेरे चेहरे पर हंसी आती है और मैं नहीं चाहती कि मैं अपने चेहरे की हंसी को इस तरह से किसी और के लिए मिटा दूँ। माँ, मैं राकेश जैसे इंसान से शादी नहीं करूंगी। वो बहुत बुरा है। जिस इंसान को एक औरत की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती है वो इंसान शादी के लायक नहीं है। उसके लिए कुंवारा रहना ही बेहतर है। माँ, मैं जानती हूँ आप मुझसे इस बात से भी नाराज होंगी कि अगर मुझे शादी नहीं करनी थी तो मैंने हाँ क्यों कहा। उसकी वजह यह है कि मैं ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि जिसे मैं चाहती हूँ उसे आप लोग स्वीकार नहीं करेंगे। खासतौर से भाभी, भैया कभी भी मेरी पसंद नहीं अपनाएंगे। मैं उसी के साथ खुश रह सकती हूँ और फिलहाल मुझे सिर्फ अपनी खुशी का ख्याल है। मैं जानती हूँ मैं बहुत स्वार्थी हो गई हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैंने बचपन से लेकर आज तक सब कुछ खोया ही है। अब फाइनली मुझे मिलने वाला है, उसे किसी और की झूठी इज्जत की वजह से मैं खो नहीं सकती। माँ, मैं बहुत खुश रहूंगी। मैं उसके साथ ही खुश रहूंगी। उसके साथ ही मेरी जिंदगी है और उसके साथ ही मेरी मौत। मैं उसके साथ जा रही हूँ। जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब आपकी एक एक पाई चुका दूंगी। फिलहाल आपका पैसा उधार समझ कर ले जा रही हूँ, मुझे माफ कर देना। माँ, मैं जानती हूँ आप सभी के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही हूँ, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गलती हम सब लोगों की भी है। जब एक माँ ही अपने बच्चे को बोझ समझने लगती है तो बाकी दुनिया तो उस बोझ को कूड़े के ढेर में डालना ही चाहेगी। मुझे आप सबसे फिर भी कोई शिकायत नहीं है। आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, मेरा भाई दुनिया का सबसे अच्छा भाई और नैना सबसे अच्छी बहन है। भाभी भी अपनी जगह ठीक है, उनसे भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत मुझे अपने आप से है कि मैं वो बन नहीं पाई जो आप मुझे बनाना चाहती थी। क्या करूँ माँ, मैं नैना जितनी होशियार नहीं हूँ। मैं बहुत एवरेज लड़की हूँ, दिखने में भी और पढ़ने में भी। माँ, मैंने झूठ बोला था। वो 1 लाख रुपए मैंने अपने प्यार को देने के लिए आपसे उधार लिए थे, लेकिन वादा करती हूँ सारा पैसा आपको वापस कर दूंगी। मैं ये कदम अपनी मर्जी से और अपने होशो हवास में उठा रही हूँ। किसी ने मुझे इसके लिए भड़काया नहीं है। मैं बालिग हूँ और अपनी पसंद से शादी कर सकती हूँ, इसलिए मैं आप सबको छोड़कर अपने प्यार के साथ जा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आपकी स्वार्थी बेटी तारा। चिट्ठी खत्म हो चुकी थी, लेकिन तारा की आंखों के आंसू अभी भी बह रहे थे। एक दो बूंद आंसू चिट्ठी पर गिरकर उसके शब्द भी धुंधले कर गए थे। तारा ने उस चिट्ठी को फोल्ड किया और अपने तकिए के नीचे रख दिया। उसने अपने कमरे को एक बार अच्छी तरह से देखा, माँ और अपने पिता की तस्वीर को उठाकर अपने होठों से चूम लिया। अभी वो अपने पिता की तस्वीर को चूम ही रही थी कि तभी किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। तारा बुरी तरह से डर गई थी। उसने तुरंत बैग को बेड के नीचे सरका दिया और दरवाजा खोलने गई। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने उसकी भतीजी रूही खड़ी हुई थी। रूही ने तारा को देखते ही कहा, आप रो रहे हो बुआ, क्या हुआ? तारा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं बच्चे, मैं रो नहीं रही थी, बस आंखों में ऐसे ही आंसू आ गए थे। रूही ने तारा से कहा, क्या मैं आपके कमरे में आ जाऊं? मम्मा ने कहा था कि मैं आपका ख्याल रखूं, तो क्या मैं आपके कमरे में आ जाऊं? नीचे दादी ने भी यही कहा है कि मैं आपको देखाऊं। तारा ने रूही से कहा, नहीं नहीं, तुम कमरे में आकर क्या करोगी? मैं तो वैसे भी पार्लर जा रही हूँ। वो क्या है कि मेरी पार्लर वाली का फोन आया था, तुम मौसी से कह देना कि मुझे अभी पार्लर के लिए निकलना है। उन्होंने अभी बुलाया है। आज होली की भीड़ है ना, तो वो भी पार्लर बंद करके चली जाएंगी। अगर अभी जाऊंगी तो ही तैयार होने में सारा दिन लग जाएगा। तुम उनसे कह देना कि मैं बस पार्लर के लिए निकल रही हूँ, किसी को साथ इसलिए नहीं ले जा रही हूँ क्योंकि आज वहाँ भीड़ ज्यादा है। उसने मना किया था कि किसी को लेकर मत आना, पार्लर छोटा सा है, किसी और की बैठने की जगह नहीं है। हाँ, मैंने नैना को बोल दिया है, वो मंदिर से सीधे पार्लर पहुंच जाएगी। अब तुम जाओ और दादी को ये सब बता देना, ठीक है? रूही ने हाँ में सर हिलाया और वो नीचे आई। तारा का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। उसने आंगन में झांक कर देखा, रूही सुषमा मौसी से वो सारी बातें कह रही थी जो तारा ने उसे कहने के लिए कहा था। मौसी ने ऊपर सर उठाकर देखा, तारा अभी भी नीचे देख रही थी। मौसी ने तारा से कहा, तुम कहो तो मैं साथ चल पड़ती हूँ बेटा, ऐसे अकेले जाना तो ठीक नहीं। तारा ने हड़बड़ाहट में कहा, नहीं नहीं मौसी, वो रिक्शा बुला लिया है, जिससे मैं कॉलेज जाती थी ना, वो आ गया है। बस यही पास में ही तो जाना है, थोड़ी ही दूर है, ज्यादा दूर नहीं। और थोड़ी देर बाद नैना मंदिर से फ्री होकर सीधे वहीं पहुंच जाएगी। क्या है ना, वहाँ पर ज्यादा लोगों की बैठने की जगह नहीं है, बेकार में आपको वापस आना पड़ेगा। तारा की बात सुनकर मौसी ने तारा से कहा, ठीक है, पर ध्यान रखना और फोन साथ में लेकर जाना, और हाँ, अपना लहंगा ले लिया ना? तारा ने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ मैंने बैग में रख लिया है, बस मैं निकलती हूँ मौसी, आप घर का ख्याल रखना। वैसे तो मैंने नैना से कह दिया है, पर अगर वो गलती से घर आ जाए तो आप उसे पार्लर भेज देना, ठीक है मौसी? अब मैं निकलती हूँ। तारा अपनी बात कहकर अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर आई। आंखों में एक बार आंसू फिर से भर गए थे। अपने आंसुओं को पोंछते हुए उसने अपने आप को संभाला और दृढ़ निश्चय करके कमरे का दरवाजा बंद करके वहाँ से बाहर आ गई। आंगन से होते हुए सीधे अपने दरवाजे की चौखट पर पहुंच गई थी। चौखट लांघते वक्त उसके मन में कई बार कई सवाल आए और चले गए। मन में डर भी था कि अब ये चौखट पार करने के बाद मैं इस घर में दोबारा आ पाऊंगी या नहीं। और ऐसे ही कई जटिल सवालों के साथ तारा ने अपने कदमों को घर की चौखट से बाहर रख दिया और पीछे छोड़ गई थी अपने परिवार की बहुत सारी बदनामी और जिल्लत। अनिल, राधिका जी और नैना अभी मंदिर से बाहर निकले ही थे कि तभी वहाँ यशोधरा जी और प्रियांश भी उन्हें नजर आए। यशोधरा जी ने राधिका जी से कहा, अरे आप लोग भी पूजा करने आए हैं? हम भी पूजा करने आए थे। राधिका जी ने मुस्कुराते हुए यशोधरा जी से कहा, हो गई आपकी पूजा? यशोधरा जी ने राधिका जी से कहा,
हाँ हाँ, पूजा तो हो गई, अब बस घर के लिए निकल रहे हैं। राधिका जी ने यशोधरा जी से कहा, हमारा घर तो पास में ही है, चलिए ना, नाश्ता बन रहा है, आप लोग भी नाश्ता करके ही जाइएगा। यशोधरा जी ने राधिका जी से कहा, अरे नहीं नहीं राधिका, आपके घर में पहले ही बहुत सारे मेहमान होंगे, हम कहाँ जाकर वहाँ आपको परेशान करेंगे। राधिका जी ने यशोधरा जी से कहा, इसमें परेशानी की क्या बात है, आप ही ने तो कहा था ना कि तारा आपकी भी बेटी है, तो आप अपनी बेटी की शादी का नाश्ता नहीं करेंगी? चलिए ना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और आज आपकी पसंद की गोल कचौड़ी और घुगनी बनी है। यशोधरा जी ने प्रियांश की तरफ देखा और प्रियांश ने अपनी भवें चढ़ाते हुए कहा, मुझे पता आप जाएंगी ही, अब आपको मना करने का कोई फायदा तो है नहीं, इसीलिए चलिए। यशोधरा जी मुस्कुरा दी। यशोधरा जी ने अपने ड्राइवर से कहा, आप गाड़ी वापस ले जाइए, हम अनिल के साथ ही जा रहे हैं, अनिल हमें घर छोड़ देंगे, क्यों है ना अनिल? अनिल ने मुस्कुराते हुए हाँ कह दिया। सभी लोग गाड़ी में बैठ गए और नैना ने चिढ़ते हुए प्रियांश की तरफ देखा और प्रियांश ने भी गुस्से से नैना को देखा। सब राधिका जी के घर आने लगे। थोड़ी देर बाद ही सब घर पहुंच गए थे। राधिका जी ने यशोधरा जी और प्रियांश को अंदर पंखे में बिठाया और फिर अनीता और राधिका जी नाश्ता लेने जाने लगी। घर पर आकर नैना सीधी तारा के कमरे में गई, लेकिन उसे तारा कहीं नजर नहीं आई। उसने नीचे आकर मेहमानों से पूछा, आपने तारा दीदी को कहीं देखा है? सुषमा मौसी ने नैना से कहा, हाँ बेटा, उसने मुझे कहा था कि वो पार्लर जा रही है और ये भी कहा था कि तुम वहीं चली जाना। नैना ने हैरान होते हुए कहा, पार्लर? लेकिन हमने तो कोई पार्लर बुक ही नहीं किया था। दीदी का मेकअप करने के लिए तो घर पर ही मेरी सहेली आ रही थी। किस पार्लर की बात कर रही थी दीदी? सुषमा मौसी ने नैना से कहा, मुझे तो पता नहीं बेटा, यही कह गई थी कि यही मोहल्ले में पास वाले पार्लर में जा रही है, किसी रिक्शा से गई थी शायद। तुम जानती हो? नैना को याद आया कि यहाँ सिर्फ एक ही पार्लर है जहाँ वो और तारा कभी कभी जाया करते थे। नैना तुरंत अपना बैग उठाकर उस पार्लर में पहुंची, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। नैना का दिल पूरी तरह से धड़क रहा था, ना जाने कि उसे अनजानी अनहोनी की आशंका घेर रही थी। नैना तुरंत उल्टे पांव घर की ओर भागी। नैना के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। वो सीधे भागते हुए तारा के कमरे की ओर जा रही थी कि तभी प्रियांश से उसकी जोर की टक्कर हुई। प्रियांश ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें चैन नहीं है ना, बस ऐसे ही इधर उधर भागती रहती हो, दिख नहीं रहा कि मैं सामने खड़ा हुआ हूँ? और तभी प्रियांश की नजर नैना के चेहरे पर पड़ी। नैना के चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था। प्रियांश ने नैना की तरफ देखते हुए कहा, ऑल वेल? नैना क्या हुआ है, तुम बहुत परेशान नजर आ रही हो, सब ठीक तो है ना? नैना ने प्रियांश को एक तरफ हटाते हुए कहा, आप हमारे रास्ते से हटिए, हम जरा जल्दी में हैं। और ऐसा कहकर वो सीधे अपने कमरे की तरफ भागी। कमरे का दरवाजा खोलकर एक बार फिर उसने इधर उधर देखा और कमरे का जायजा लिया, लेकिन उसे तारा कहीं नजर नहीं आई। उसने शादी के सूटकेस की तरफ देखा, वो अभी भी वहीं रखा हुआ था। नैना का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मानो अभी सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। उसने धड़कते हुए दिल के साथ बिस्तर को उलटना पलटना शुरू किया, जैसे वो समझ रही हो कि आखिर क्या हो सकता है। और जैसे ही उसने तकिया हटाया, एक चिट्ठी तकिए से नीचे उसका इंतजार कर रही थी। उस चिट्ठी को देखकर नैना ने अपने दिल पर हाथ रख लिया और धम्म से बिस्तर पर बैठ गई। उसकी वो चिट्ठी खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, उसके हाथ पूरी तरह से कांप रहे थे। नैना का पीछा करते हुए प्रियांश नैना के कमरे में पहुंच चुका था। नैना वो चिट्ठी पकड़कर बैठी हुई थी और उसकी आंखों में आंसू थे। नैना का ये हाल देखकर प्रियांश ने नैना से कहा, दीदी कहाँ है और तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? क्या हुआ है नैना, तुमको छुपा रही हो क्या? नैना ने अपनी भीगी आंखों से प्रियांश की ओर देखा और उसकी आंखों में अजीब सा डर था। उसने प्रियांश को वो लेटर दिखाते हुए कहा, दीदी कहीं नजर नहीं आ रही है और उनके तकिए के नीचे मुझे ये चिट्ठी मिली है। नैना के मुंह से ये सुनकर प्रियांश भी हैरान था। उसने नैना से कहा, तुम खुद ही देखो इसमें क्या लिखा है, मुझे नहीं पता। और उसने दोबारा वो लेटर नैना के हाथ में पकड़ा दिया। नैना के हाथ कांप रहे थे। उसने धड़कते हुए दिल के साथ उस लेटर को खोला और जैसे उसने पहला शब्द पढ़ा, उसकी आंखों से जोर जोर से आंसू बहने लगे और उसके शब्द हालत नहीं अटकते। वो पूरी तरह से सांस ले रही थी और मन ही मन वो लेटर पढ़ती जा रही थी। उसकी आंखें दाएं से बाएं घूम रही थी और लेटर पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें फैलती जा रही थी। और फिर उसने बुरी तरह से उस लेटर को अपनी मुट्ठी में लेकर मरोड़ कर दूसरी तरफ फेंक दिया और अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर बुरी तरह से रोने लगी। प्रियांश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वहीं घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसने नैना के दोनों हाथ हटाते हुए नैना से कहा, कुछ बताओगी कि क्या हुआ है या ऐसी रोती रहोगी? ऐसा भी क्या हुआ है, क्या लिखा था उस लेटर में? नैना पूरी तरह से रो रही थी। उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे। उसने प्रियांश से कहा, हम बर्बाद हो गए प्रियांश, तुम माँ को बुला लाओ प्लीज, मुझे माँ से बात करनी है। अरे भैया, हाँ तुम उन्हें भी बुलाना प्लीज, जल्दी जाओ। प्रियांश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक नैना को क्या हो गया। वो नैना को वहीं छोड़कर सीधे नीचे आया और राधिका जी को ढूंढने लगा। नैना को रोता हुआ देखकर प्रियांश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक नैना को क्या हो गया है। वो नैना को वहीं छोड़कर सीधे नीचे आया और राधिका जी को ढूंढने लगा। यशोधरा जी ने प्रियांश से कहा, तुम्हें क्या हुआ है प्रियांश, किसको ढूंढ रहे हो? प्रियांश ने यशोधरा जी से कहा, मॉम आप ऊपर जाके, पता नहीं नैना को क्या हुआ है, बहुत रो रही है, मैं जरा उसकी माँ को ढूंढ कर लाता हूँ।
और अगर आपको अनिल भैया नजर आए तो उन्हें भी साथ ले जाना। यशोधरा जी को भी कुछ समझ नहीं आया। वो तुरंत ही अनिल को लेकर ऊपर के कमरे में जाने लगी और पीछे पीछे अनीता भी जा रही थी। इधर प्रियांश को राधिका जी नजर आ गई थी। वो किसी को नाश्ता दे रही थी और मुस्कुराकर बातें कर रही थी। प्रियांश उनके पास आया और धीरे से उनके कान में कुछ कहा। प्रियांश की बात सुनकर उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने तुरंत नाश्ते की प्लेट वहीं रख दी और प्रियांश के साथ भागते हुए ऊपर कमरे की ओर जाने लगी जहाँ नैना बैठी हुई थी। वो धड़कते दिल के साथ जैसे ही नैना के कमरे में पहुंची, अनिल की आंखें गुस्से से लाल थी और चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। अनिल को इतने गुस्से में देखकर राधिका जी ने अनिल से कहा, क्या हुआ है अनिल, और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? इससे पहले कि अनिल कुछ कहता, अनीता ने हाय तौबा मचाते हुए कहा, आपकी सीधी सादी बेटी ने हमारा मुंह काला करवा दिया। भाग गई वो यहाँ से हम सबको फंसाकर। हे भगवान, अब क्या होगा? अब तो कुछ नहीं हो सकता है। आपकी बेटी ने पता नहीं किस जन्म का बदला लिया है माँ हमसे। हम तो कर्जे के नीचे आ गए, ऊपर से सारे रिश्तेदारों के सामने हमारी नाक कटेगी सो अलग। अब क्या होगा माँ? राधिका जी का दिल पूरी तरह से धड़क रहा था। उन्होंने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, भगवान का वास्ता है तुम लोगों को, कुछ तो बताओ, क्या कह रहे हो तुम लोग? कहाँ गई तारा? किसके साथ गई है? अरे कोई तो उसे ढूंढ कर लाओ, आज उसकी शादी है। वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती है। नैना ने रोते हुए अपनी माँ को अपने सीने से लगा लिया और रोते हुए उससे कहा, माँ, तारा दीदी किसी के साथ भाग गई है। उन्होंने हम सबको धोखा दिया है। नैना का एक एक शब्द नश्तर की तरह राधिका जी के सीने में चुभ रहा था। वो बिलखते हुए बिस्तर पर बैठ गई और अपने दोनों हाथ अपनी छाती पर रखकर उन्होंने कहा, ये क्या कर दिया तुमने तारा? तुमने तो हमें किसी काबिल नहीं छोड़ा, तुम तो हमें हर तरफ से मार गई। और इतना कहते हुए राधिका जी बेहोश होकर वहीं बिस्तर पर गिर गई। अपनी माँ को इस हाल में देखकर अनिल और नैना घबरा गए और उस वक्त वो तारा को भूलकर राधिका जी को देखने लगे। नैना बुरी तरह से रो रही थी। उसने अनीता से कहा, माँ के लिए पानी लेकर आओ भाभी, माँ को कुछ हो गया, वो बेहोश हो गई है। अनीता तुरंत भागती हुई पानी लेकर आई। कमरे में सारे रिश्तेदार आ गए थे। अनिल ने राधिका जी के ऊपर पानी छिड़का लेकिन उन्हें होश नहीं आया। राधिका जी की हालत सीरियस थी। प्रियांश ने अनिल से कहा, भैया आप तुरंत आंटी को लेकर हॉस्पिटल चलिए। और प्रियांश की बात सुनकर अनिल तुरंत हरकत में आ गया। उसने अपनी माँ को गोद में उठाया और कहा, प्रियांश आप तुरंत गाड़ी स्टार्ट कीजिए। सुषमा मौसी ने घबराते हुए अनिल से कहा, क्या हुआ बेटा, राधिका को क्या हुआ है? अनिल ने सुषमा मौसी से कहा, मौसी हमें जल्दी से माँ को हॉस्पिटल ले जाना होगा, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, लगता है उन्हें सदमा लग गया है। और ऐसा कहकर अनिल तुरंत राधिका जी को गोद में उठाकर कमरे से नीचे की ओर भागा। अनिल की बात सुनकर सुषमा मौसी को कुछ समझ नहीं आया। वो हैरानी से अनिल को देख रही थी और बात समझने की कोशिश कर रही थी। अनिल की बात सुनकर प्रियांश भी हरकत में आ गया और तुरंत गाड़ी की चाबी लेकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। अनिल राधिका जी को लेकर गली के कोने तक पहुंचा और उन्हें गाड़ी में लिटा दिया। नैना और यशोधरा जी गाड़ी में बैठ गए। अनीता घर पर ही थी। प्रियांश गाड़ी स्टार्ट करके हॉस्पिटल की तरफ भागा। सारे रिश्तेदार आश्चर्यचकित थे कि अभी सब कुछ ठीक था, आखिर ऐसा हो क्या गया कि अचानक इतनी अफरा तफरी मच गई। इधर घर पर अनीता आंगन में अपने सर पर हाथ रखकर बैठी हुई थी। नैना की मौसी सुषमा जी अनीता के पास आई और उसे परेशान देखकर उन्होंने घबराते हुए कहा, क्या हुआ है अनीता? राधिका को क्या हुआ? अभी तो सब कुछ ठीक था, अभी अभी तो वो यहाँ सबको नाश्ता करवा रही थी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो बेहोश हो गई? अनीता ने रोते हुए कहा, मौसी हम लोग तो लुट गए, हम बर्बाद हो गए मौसी, अब इस घर में कोई शादी नहीं होगी। तारा हम सबका मुंह काला करके भाग गई है मौसी, हमारा क्या होगा? हमारे ऊपर इतना कर्जा है, इस मनोज की शादी के लिए हमने कर्जा ले रखा था, ऊपर से मेरी मौसी का क्या होगा? बेचारी इतने अरमान लेकर आई थी कि अपने बेटे की शादी मेरी ननद से करेंगी। तारा ने सिर्फ हमारी ही बेइज्जती नहीं की है मौसी, उसने मेरी मौसी के खानदान की भी बेइज्जती की है। अभी थोड़ी देर पहले वो लोग बारात लेकर आने की तैयारी में होंगे, अब मैं क्या करूं मौसी? अनीता के मुंह से ये सुनकर सारे रिश्तेदार एक दूसरे का मुंह देखने लगे और आसपास में कुसर कुसर करने लगे। मौसी थोड़ा समझदार थी। उन्होंने अनीता को ढांढस बंधाते हुए कहा, अब रोने पीटने से कुछ नहीं होगा बेटा, उस नासमझ ने तो जो करना था वो कर दिया, अब आगे का देखो। राधिका बीमार हो गई है, वो बेचारी इतना बड़ा सदमा कैसे झेल पाएगी? फिलहाल तुम उन लोगों को फोन लगाओ, राधिका के बाद इस घर में मैं ही सबसे बड़ी हूँ, उन लोगों से माफी मांगूंगी और क्या कर सकते हैं इसके अलावा, और कोई चारा नहीं। मौसी की बात सुनकर अनीता ने तुरंत ही राकेश के घर पर फोन लगाया और फिर उसने फोन पर जैसे ही राकेश को ये सब बताया कि तारा घर से भाग गई है, राकेश हैरान रह गया। उसने गुस्से से फोन एक तरफ पटक दिया और टमटमाते हुए अपनी माँ से कहा, इन लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा, इन सबको बर्बाद करके रख दूंगा, इन्होंने मेरी बेइज्जती करा दी है। राकेश का ये रिएक्शन देखकर उसकी माँ ने फोन उठाया और अनीता से बात की। अनीता ने अपनी मौसी को सारी बात बता दी और माफी मांगने लगी। अनीता की मौसी ने भी गुस्से से अनीता से कहा, कि तुम लोगों ने ठीक नहीं किया, अगर ऐसी बात थी तो तुम्हारी लड़की ने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम कौन सा मर रहे थे तुम्हारी उस बदसूरत ननन से शादी करने के लिए, लेकिन अब हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहकर अनीता की मौसी ने गुस्से से फोन काट दिया।